वेलकम बैक। तो हमारा 42 डे है हमारी 60 डेज सीरीज का। और हम बात करने वाले हैं लारावेल के ऊपर। थोड़ी सी आउटलाइन को पहले भी हमने डिस्कस किया है, मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिया। ओके। फिर उस इंट्रोडक्शन के बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वेब डेवलपमेंट लिया। फिर उसके बाद दोस्तों हमने HTML CSS को देखा। फिर उसके बाद हमने बूटस्ट्रैप को देखा एंड उसके बाद हमने रिएक्ट को देखा। अब फिर उसके बाद हमने बैकएंड डेवलपमेंट का नॉलेज लिया। और बैकएंड डेवलपमेंट के नॉलेज के बाद हमने PHP को देखा विथ माई एसक्यूएल डेटाबेस। अब हम लारावेल के ऊपर करने जा रहे हैं अपना काम, जो कि हमारी लास्ट, आप समझ लीजिए कि हमारा लास्ट टॉपिक है लारावेल का, और दैट विल बी द मोस्ट यूजेबल टॉपिक इन दिस 60 डेज सीरीज। तो बाकी के हमारे 20 दिन हमारे लारावेल पर लग रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर सकते हैं जी कि इंट्रोडक्शन टू लारावेल एंड व्हाई लारावेल इज इम्पोर्टेंट। सबसे पहली बात। ओके। सबसे पहली बात, अगर मैं आपके सामने थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ लारावेल के हवाले से, तो यू कैन सी दैट कि लारावेल क्या है। ठीक है, व्हाट इज लारावेल। अगर मैं गूगल से इसकी डेफिनेशन पूछता हूँ, ओके, मैं साथ में इलियो से चार्ट भी खोल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ जी लारावेल क्या है। तो गूगल मुझे बता रहा है लारावेल फ्री एंड ओपन सोर्स PHP बेस्ड वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन। ओके। इट was created by Taylor Otwell and intended for the developer for the web application। यानी कि इन द सिंपल वर्ड, ये एक PHP का ओपन सोर्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट का एक जो है फ्रेमवर्क है, जो कि इस्तेमाल होता है हमारी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई फ्रेमवर्क क्या है। ठीक है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाता है कि सर पता लग गया कि भाई ये PHP का फ्रेमवर्क है, तो फिर फ्रेमवर्क क्या होता है। बेसिकली दोस्तों, फ्रेमवर्क जो है वो आपका बना बनाया एक आर्किटेक्ट होता है, जिसको आप फॉलो करके आ, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल ले लीजिए, अगर आप लारावेल को इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, या कोई एक फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पर दो चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है, मैं यहाँ पर पेंट ओपन कर लेता हूँ। पेंट ओपन करने के बाद हम यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लगा लेते हैं, ताकि हम इनमें डिफरेंस क्रिएट कर सकें। ओके, लेट्स सी। दो चीजें। ठीक है। पहली चीज कोर लैंग्वेज। ओके। एंड दूसरी चीज फ्रेमवर्क। ये लारावेल का जो हमारा ये वाला कोर्स है, ये बहुत ही अमेजिंग कोर्स होने वाला है। तो कोशिश करिएगा कि इस सीरीज को पूरा पूरा देखें और हमारे स्केड्यूल्ड वीडियोस का इंतजार करें। अच्छा जी। एक होती है कोर लैंग्वेज, और अगर हम किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है। सबसे पहले बात आ जाती है कि कोड लैंग्वेज के ऊपर आपका जो कोडिंग स्टाइल है, अगर आप ग्रुप फॉर्म के अंदर काम कर रहे हैं, तो आपका कोडिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है एक दूसरे से। मतलब कि जो डेवलपर आपके साथ काम कर रहा है, उसका कोड का स्टाइल, और जो डेवलपर मेरे साथ काम, फॉर एग्जांपल आप और मैं अगर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तो आपका कोड करने का स्टाइल अलग होगा, मेरा कोड करने का स्टाइल अलग होगा। तो इन दोनों को बीट करने के लिए, इन जब हम अब एक दूसरे का काम मर्ज करेंगे, तो हमें बहुत सारे एरर्स आएंगे। जबकि फ्रेमवर्क हमें एक ट्रैक प्रोवाइड करता है। ओके। फ्रेमवर्क हमें एक ट्रैक प्रोवाइड करता है, और हमारा जो कोडिंग स्टाइल है वो चेंज नहीं होता। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूनिक कोडिंग स्टाइल। सबसे सबसे पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस इसका, और सबसे बड़ा फायदा इसका ये है। ठीक है, कोडिंग स्टाइल इसका यूनिक होता है। दूसरा दूसरा अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारा कोडिंग स्टाइल यूनिक हो गया है, तो भाई और इसके अलावा क्या हेल्प कर सकता है, वो तो हम आपस में भी डिसाइड करते हैं कि भाई कर सकते हैं यार, इस तरह कोड करना है, इस तरह ना करना। दूसरा, आपको लॉजिक बिल्डिंग में है जो है, अगर आप कोड लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी लॉजिक बिल्डिंग जो है वो टाइम टेकिंग होती है।
जबकि अगर हम बात करते हैं किसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने की, तो फ्रेमवर्क हेल्प्स इन लॉजिक बिल्डिंग। ठीक है, फ्रेमवर्क जो है वो लॉजिक बिल्डिंग में हेल्प करता है, मतलब कि वो वाले लॉजिक जो कि आप बहुत सारा टाइम लगा के अपने लारावेल पीएचपी के अंदर बनाएंगे, लारावेल को इस्तेमाल करते हुए, वही वही लॉजिक्स आप कुछ मिनटों में कवर अप कर सकते हैं। थर्ड, अगर हम बात करते हैं तो इसका सपोर्ट कैसा है। लैंग्वेज का सपोर्ट तो होता है, ठीक है, लैंग्वेज का सपोर्ट और इसकी कम्युनिटी तो होती है, एंड नो डाउट कम्युनिटी तो होती है, बट नो डाउट कि लैंग्वेज जो है वो जाहिर सी बात है मदर है फ्रेमवर्क की। जबकि अगर हम फ्रेमवर्क की बात की जाए तो फ्रेमवर्क के अंदर आपको आसान सॉल्यूशन यानी कि इजी सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, इजी सॉल्यूशंस ऑफ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स। आपको क्रिटिकल प्रॉब्लम्स के इजी सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं। हम थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फ्रेमवर्क क्या करेगा। फ्रेमवर्क के लिए एक छोटा सा मैंने एक मैप बनाया हुआ था, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरह बात करते हैं। इन द सिंपल वर्ड, फ्रेमवर्क ने आपको एक बना बनाया ट्रैक प्रोवाइड करना है, जिस ट्रैक को आप अपने माइंड में रखते हुए अपना कोड करते हैं, और आप जब भी टीम वर्क करेंगे तो आपके लिए वो आसानी ही होगी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक ट्रैक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने पहले भी किसी एक क्लास में एग्जाम्पल दी थी, ये मैं अभी आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास तीन दोस्त हैं, एक का नाम है मुर्तजा, एक का नाम है अली, एंड एक का नाम है हारून। उन्होंने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाना है, ठीक है। अगर पॉइंट ए से मुर्तजा निकला अली निकला है, सॉरी, अली निकला है पॉइंट ए से, और वो घूमता घुमाता हुआ यहाँ पर पॉइंट बी तक पहुंच गया है। उसके बाद इन द सेकंड मुर्तजा निकला है, मुर्तजा भी घूमता घुमाता हुआ पॉइंट बी तक पहुंच गया है, इनको वे इसका नहीं पता। थर्ड हारून निकला है, हारून भी घूमता घुमाता हुआ पॉइंट बी तक पहुंच गया है। देन इमेजिन करिए, क्या ये तीनों लोग इकट्ठे पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। फिर मैं आता हूं, मैं इनको बोलता हूँ भाई तुम तीनों एक ट्रैक को फॉलो करो। अगर एक ट्रैक को फॉलो करोगे तो तुम तीनों इकट्ठे अपना काम खत्म कर सकोगे। देन मैं इन्हें ये वाला ट्रैक प्रोवाइड कर देता हूँ, जो कि आपके सामने ये लाइन नजर आ रही है। इस लाइन को हम थोड़ा बहुत कोई और कलर दे देते हैं। आपके सामने ये लाइन नजर आ रही है, ये जो रेड कलर की लाइन आपको नजर आ रही है, ये वो ट्रैक है जो कि थर्ड पर्सन यानी कि मैं इनको प्रोवाइड कर देता हूँ। यानी कि इन द सिंपल वर्ड, अली, मुर्तजा और हारून, ये जो तीन लोग थे, ये पहले फ्रेमवर्क्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे बल्कि कोड लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे थे। यही रीजन थी कि ये अपने टास्क को इकट्ठे अवेल नहीं कर पा रहे थे। जबकि मैं आया, मैंने इनको बोला भाई मैं तुम्हें एक फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, इसको इस्तेमाल करना है, यही तुम्हारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। देन जब इन्होंने इन इस पूरे ट्रैक को इस्तेमाल किया, तो जहां से इन्होंने काम शुरू किया था एग्जैक्ट उसी पोजीशन में इन्होंने काम को खत्म भी किया। तो लारावेल जो है वो एक आपको ट्रैक प्रोवाइड कर देता है। लारावेल जिस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, ठीक है, वो एमवीसी होता है, एमवीसी बोलते हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर को। एंड मॉडल व्यू कंट्रोलर क्या होता है, अगर मैं आपको यहाँ पर एक और चार्ट बना के थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ, तो मॉडल व्यू कंट्रोलर बेसिकली एक सिंपल ट्रायंगल की एग्जांपल लेता है, ठीक है, जो कि एक दूसरे के साथ अटैच है, ठीक है। जब तक ये ओपन होता है मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि मॉडल बेसिकली आपकी डेटाबेस के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है। मैंने एक एमवीसी पर वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। व्यूज बेसिकली कंट्रोलर्स को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि व्यूज बेसिकली हमारे फ्रंट एंड को फॉलो कर रहे होते हैं, जबकि कंट्रोलर जो है वो हमारे बैकएंड की फंक्शनैलिटी को देख रहे होते हैं। ये तीनों चीजें मिलाकर एक प्रोसेस बनता है जिसको एमवीसी, एक आर्किटेक्ट बोलते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये जो ट्रायंगल मेरे पास इस वक्त मौजूद है, ठीक है, मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल को फॉलो अप करता हूँ, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का ज़रा आइडिया हो जाए कि जैसे फॉर एग्जांपल
ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ओके। इस ट्रायंगल का एक कोना जो है, दिस वन, इस ट्रायंगल का एक कोना मैं कंट्रोलर्स को कह देता हूँ, ठीक है। और इस ट्रायंगल का दूसरा कोना मैं मॉडल्स को कह देता हूँ। इन दोनों को मैंने एक लाइन में क्यों रखा, बिकॉज ये दोनों फंक्शनैलिटी को डील करते हैं। और एक कोना मैं व्यूज का कह देता हूँ, ठीक है। ये व्यूज क्या है, बेसिकली व्यूज मेरा फ्रंट एंड है, यानी कि कंट्रोलर्स मेरी बैकएंड फंक्शनैलिटी है। और जाहिर सी बात है, मेरी बैकएंड फंक्शनैलिटी का ताल्लुक तो मेरी डेटाबेस के साथ भी होता है ना। तो टेक्निकली मेरे कंट्रोलर जो हैं मेरे मॉडल के साथ कनेक्टेड होंगे, और ये मेरी डेटाबेस फंक्शनैलिटीज को डील करेंगे, ठीक है। यानी कि इन द सिंपल वर्ड, अगर मुझे व्यूज पे कोई डाटा चाहिए है, इन द सिंपल वर्ड्स, अगर मुझे व्यूज पे कोई डाटा चाहिए है, ठीक है, तो मैं अपने कंट्रोलर से उसे कॉल करवाऊंगा, ठीक है। मतलब कि मुझे अगर व्यूज के ऊपर कोई डाटा चाहिए तो मैं यहाँ पर करूंगा, मैं बोलूंगा भाई ये मेरा व्यू है, डाटा लेकर आओ, ठीक है। ये मेरा व्यू क्या करेगा, मेरा व्यू मेरे कंट्रोलर के पास जाएगा, और मेरे कंट्रोलर को बोल देगा भाई मुझे डाटा चाहिए है, मेरे तुम्हारे व्यू ने मांगा है। मेरे कंट्रोलर फॉर एग्जांपल, अब मान लीजिए कि मेरे कंट्रोलर ने जो डाटा मांगा है वो डाटा यूजर्स के टेबल में सेव है, ओके। तो फिर क्या होगा, मेरा ये कंट्रोलर यहाँ से उठेगा, मेरा ये कंट्रोलर यहाँ से उठेगा और मॉडल के पास चला जाएगा, और मॉडल को बोलेगा भाई डाटा प्रोवाइड करो, आपके व्यू को चाहिए, ठीक है। मॉडल को बोलेगा भाई डाटा प्रोवाइड करो, आपके व्यू को चाहिए। अब यहाँ से फिर आप मॉडल, अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप अपने मॉडल को किस तरह डील करते हैं, ठीक है। अब फिर से मेरा मॉडल आएगा, मेरा ये मॉडल, ठीक है, मेरा ये मॉडल मेरे व्यू तक को डाटा पहुंचा देगा, और बोल देगा भाई मैंने तुम्हारा डाटा पहुंचा दिया है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि वो फंक्शनैलिटी क्या है। ये कंट्रोलर मॉडल के साथ कनेक्शन में है, और मॉडल मेरे व्यूज के साथ कनेक्शन में है। लेकिन इनका और इनका जो कनेक्शन मिल रहा है हमें, जो हम हमें इन दोनों का एक कनेक्शन मिल रहा है, ये कनेक्शन बेसिकली थ्रू कंट्रोलर होगा, कीप इन माइंड। अभी जब मैं आपको कंट्रोलर्स वगैरह सिखाऊंगा तो आप अपनी इस इमेज को याद रखिएगा, ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियरेंस आए कि हमारी जो ये इमेज है, बेसिकली हमारा ये जो व्यू है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट जो पोजीशन करेगी, दिस विल बी कंट्रोलर, ओके। मतलब कि अगर मुझे अपने व्यू से डाटा चाहिए है, या मेरे मॉडल से मुझे डाटा चाहिए, या मॉडल को व्यू से काम है, तो वो कंट्रोलर की परमिशन के बगैर कर नहीं सकता है, कीप इन माइंड, ठीक है। वो कंट्रोलर की परमिशन के बगैर कर नहीं सकता, ओके। तो दैट्स इट कि हम अपनी एमवीसी को किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हमारा टाइम सेव होगा। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि हमारे लिए काम करने में आसानी होगी। तीसरा बड़ा फायदा ये होगा कि हम अपने टीम वर्क के अंदर आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं, और किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं। सो दैट्स इट। अगर हम लारावेल की बात करते हैं जो हमने सीखना है इस वक्त, लारावेल 8 के मैंने लास्ट टाइम लेक्चर्स बनाए थे, अभी मैं लारावेल 11 के लेक्चर्स बनाने वाला हूँ, जो कि हमारा इस वक्त लेटेस्ट वर्जन है। और जैसे ही लारावेल 12 आएगी मैं उसके भी लेक्चर्स बनाऊंगा, ठीक है। देन फिर हम इस लारावेल को रिएक्ट के साथ कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। देन अगर उसके बाद हमारे पास लारावेल का लेटेस्ट वर्जन, यानी कि मतलब कि इसके बाद का 12 भी आ गया, देन फिर हम उसको व्यू जेएस के साथ इंगेज करके कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। सो आई होप सो कि आपको समझ आ जाएगी कि लारावेल क्या है और हमने उसको किस तरह इस्तेमाल करना है। बाकी हम मिलते हैं हमारे अपकमिंग लेक्चर में, क्योंकि लारावेल 11 है तो टेक्निकली लारावेल 11 के अंदर बाकी भी बहुत सारे वर्जन हैं। तो लारावेल 11 में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अपग्रेड की गई हैं लारावेल 10 या उससे जो पहले वाले वर्जन है उसके हवाले से। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि हम इस वक्त कौन सी चीज़ पढ़ने वाले हैं। बाकी इंशाल्लाह हम अपने अपकमिंग लेक्चर्स में मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा,
कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा, और क्वेश्चन ना भी हो तो कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। और हम मिलते हैं हमारी अपकमिंग वीडियोस में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑलवेज एंड गुड बाय।